आज की ताजा खबर में हम सबसे पहले बात कर रहे हैं यूक्रेन मामले की। यूक्रेन में हालात की कशीदगी को लेकर अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने अमेरिका की जानिब से यूक्रेन में सरमायाकारी और तिजारत पर पाबंदी के अहकामात जारी कर दिए हैं। जो बाइडेन ने इस मामले में एग्जीक्यूटिव हुक्मनामे पर दस्तखत भी किया है। कौमी सलामती काउंसिल की यूक्रेन के मजमूई हालात के पेश नजर हंगामी मीटिंग जारी है। बरतानिया की जानिब से रूस पर तहदीदात आयद हो सकती हैं। उधर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन में रूसी हिमायत वाले 2 इलाकों लुहांस्क और डोनेत्स्क को तस्लीम करते हुए अपनी फौजी सरगर्मियों के लिए रास्ते हमवार कर दिए हैं। ऐसे में अमेरिका को इस बात का खदशा है कि रूसी फौज सरहद पार करते हुए यूक्रेन में दाखिल हो सकते हैं। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने अपनी तकरीर के दौरान कहा कि हालात की कशीदगी को लेकर वो डरने वाले नहीं है। बिगड़ते हालात के पेश नजर यूक्रेन को उड़ान भरने वाली एयर फ्रांस, लुफ्थांसा और दीगर परवाजें भी मनसूख कर दी गई हैं। आलमी अमूर के माहिर प्रोफेसर मुहिबुल हक साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खैर मकदम है आपका। मुहिबुल हक साहब, रशिया ने जिस तरह से डोनबास को इंडिपेंडेंट करार दे दिया है, तस्लीम कर लिया है, वहीं जो सेपरेटिस्ट लीडर्स हैं उनके साथ एग्रीमेंट भी साइन हो गया है। ऐसे में अब तस्वीर काफी बदल गई है। मजीद जो खदशे जाहिर किए जा रहे थे वो अब सच होते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, जो रशिया फेडरेशन का जो पूरा मोडस ऑपरेंडी है, अगर हम देखने की कोशिश करें तो जिस तरह से जॉर्जिया में रशिया ने सबसे पहले 2 इलाकों को इंडिपेंडेंट तस्लीम किया था सॉवरेन इंडिपेंडेंट रिपब्लिक की हैसियत से, साउथ ओसेशिया और अब्खाजिया। उसके बाद से फिर रशिया ने क्रीमिया को जिस तरह से एनेक्स किया, सेवास्तोपोल और क्रीमिया को, यानी यूक्रेन का ही। अब तीसरा जो ग्रेटर रशिया का ख्वाब है जिसमें रशियन माइनॉरिटीज को इंटीग्रेट करना है रशिया के साथ, जो पोस्ट सोवियत स्पेस में रह रही हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये जो 2 रिपब्लिक थे, इन्होंने जो डोनेट्स्क और लुहांस्क हैं जहाँ पे रशियन मेजॉरिटी रहती है, उसकी इंडिपेंडेंस को तस्लीम कर लिया है। अब ऐसी हालत में देखिए सूरत हाल ये पैदा होती है कि यूक्रेन अगर इंटीग्रेशन की बात करेगा, यानी अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को कायम रखने के लिए कोई फौजी कार्रवाई करता है, तो जाहिर सी बात है ये दोनों रिपब्लिक्स रशिया से रिक्वेस्ट करेंगी। और जब रशिया से रिक्वेस्ट करेंगी तो रशिया जब इंटरवीन करेगा तो सवाल ये पैदा होता है, क्या नाटो यूक्रेन की मदद के लिए रशिया के मुकाबले में खड़ा होगा? तारीख ये बताती है, जो अभी रिसेंट पास्ट है, यानी सीरिया से लेकर के यूक्रेन और जॉर्जिया के हालात को देखते हुए, कि नाटो सैंक्शन से आगे मिलिट्री कन्फ्रंटेशन को अवॉइड करेगा। तो जाहिर सी बात है कि ये सूरत हाल अब एक नई सूरत हाल पैदा हुई है। बिल्कुल नई सूरत हाल पैदा हो गई है। मुहिबुल हक साहब, जॉर्जिया की आपने बात की तो तब भी कुछ ऐसे सिचुएशन थे कि नेटो का कंट्रोल ज्यादा न हो, नेटो का जो है जॉर्जिया पर कब्जा मिलिट्री के लिहाज से ज्यादा न हो, इस वजह से भी वो फैसला लिया गया था और पूरा कंट्रोल जॉर्जिया के हाथ में नहीं हो। वैसा ही कुछ यूक्रेन में देखने को मिला है। बार बार कहा जा रहा है कि वेपनाइज किया जा रहा है यूक्रेन को, जिससे जो है खतरा लाहक है। इस तरह की बातें भी की जा रही है। तो एक वही सिनेरियो को लेकर के, उसी डर के साथ रशिया भी आगे बढ़ रहा है। देखिए, मैं ये समझूंगा कि बहुत हद तक इसमें नाटो का जो ईस्टवर्ड एक्सपेंशन का जो प्लान है, और हमें ये देखना होगा कि बाल्टिक रिपब्लिक जो 3 थी, जो पहले सोवियत यूनियन का हिस्सा थी और जिसे रशिया खुद पोस्ट सोवियत स्पेस का हिस्सा समझता है, वो तीनों नाटो में जब शामिल हो गई तो रशिया के लिए एक अलार्मिंग बेल बज गई और उसने समझ लिया कि अगर उसने अभी से नहीं रोका तो रशिया विल बी कॉर्नर हो जाएगा नाटो कंट्रीज से। और रशिया साफ साफ ये कहता है कि अगर मिलिट्री तनसीबात होती हैं यानी नाटो की रशियन बॉर्डर के करीब, तो वो रशिया की सलामती के लिए डायरेक्ट खतरा मानता है। और जाहिर सी बात है, अगर आप देखें क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, तो ऐसे ही 1962 में अमेरिका ने उसे खतरा माना था। वही तो किया था सोवियत यूनियन ने उस जमाने में 1962 में, कि क्यूबा में जाकर को तनसीबात की थी और अमेरिका ने एक पूरा डेडलॉक पैदा किया था, 3rd वर्ल्ड वॉर की सूरत हाल पैदा हो गई थी। तो आज की डेट में अगर रशिया कंसर्न फील करता है, तो अगर तारीख की रोशनी में देखें तो ये कोई बहुत गलत बात नहीं है। तो आइदर ईस्टवर्ड एक्सपेंशन का जो प्रोग्राम है अमेरिका को या नाटो को, उस पे उनको रीथिंक करना पड़ेगा, वरना रशिया इससे कहीं बैकआउट नहीं करने वाला। रशिया अपने आप को कॉर्नर नहीं होने देगा और बहुत ही डिसाइसिव मिलिट्री एक्शन के लिए रशिया तैयार नजर आता है।
बिल्कुल। मुहिबुल हक साहब, आप हमारे साथ बने रहे। यूएनएससी की मीटिंग जारी है, उस पर हिंदुस्तान और अमेरिका का क्या मौक़िफ़ है वो नाज़रीन को बता दें। तो इंडिया ने कौमी सलामती काउंसिल के जरिए बुलाई गई हंगामी मीटिंग में रूस और यूक्रेन बहरान पर शदीद फिक्रमंदी का इजहार किया है। मीटिंग से खिताब करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा में हिंदुस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदे TS त्रिमूर्ति ने तमाम फरीक़ीन से तहम्मुल का मुजाहरा करने पर जोर दिया और कहा कि इस मसले को सिर्फ सिफारती बातचीत के जरिए ही हल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हालिया पेशरफ्त खित्ते की अमन सलामती को नुकसान पहुंचाने की सलाहियत रखती है। हम फौजी कशीदगी के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। TS त्रिमूर्ति ने सिफारती कोशिशों के जरिए बैन अक़वामी अमन और सलामती को बरकरार रखने की अहमियत पर जोर दिया है और बाहमी दोस्ताना हल की तलाश को वक्त की जरूरत बताया है। अपने बयान में TS त्रिमूर्ति ने कहा कि 20,000 से ज्यादा हिंदुस्तानी यूक्रेन के मुख्तलिफ हिस्सों में रह रहे हैं और तालीम हासिल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शहरियों की हिफाजत हिंदुस्तानी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। मुहिबुल हक साहब, the eastern border of Ukraine and the related announcement by the Russian Federation. The escalation of tension along the border of Ukraine with the Russian Federation is a matter of deep concern. These developments have the potential to undermine peace and security of the region. We call for restraint on all sides. The immediate priority is de-escalation of tensions, taking into account the legitimate security interests of all countries and aimed towards securing long-term peace and stability in the region and beyond. We are convinced that this issue can only be resolved through diplomatic dialogue. We need to give space to the recent initiatives undertaken by parties which seek to diffuse tensions. The safety and security of civilians are essential. More than 20,000 Indian students and nationals live and study in different parts of Ukraine, including in its border areas. The well-being of Indian nationals is a priority to us. In conclusion, we strongly emphasize the vital need for all sides to maintain international peace and security by exercising the utmost restraint and intensifying diplomatic efforts to ensure that a mutually amicable solution is arrived at the earliest. I thank you. वहीं रूस और यूक्रेन बहरान पर सलामती काउंसिल की हंगामी मीटिंग जारी है। अमेरिका ने कहा कि मॉस्को की कार्रवाई अक़वाम मुत्तहिदा के हर मेंबर और चार्टर के खिलाफ हमला है। अमेरिकी नुमाइंदा लिंडा थॉमस ने कहा, ऐसे नाजुक मौके पर कोई खामोश तमाशाई नहीं बना रह सकता है। मुहिबुल हक साहब हमारे साथ बने हुए हैं। मुहिबुल हक साहब, हिंदुस्तान ने अपना मौक़िफ़ रखा और साथ ही साथ US ने भी अपना मौक़िफ़ रखा है। हिंदुस्तान का ये साफ तौर पर कहना है कि डायलॉग के जरिए जो है बातचीत होनी चाहिए और प्रायोरिटी जो है हिंदुस्तानी जो वहां पर रह रहे हैं 20,000 हिंदुस्तानी वही रहेंगे। इस पर हम जरूर जानेंगे कि मुहिबुल हक साहब का क्या कुछ कहना है। उससे पहले जानते हैं कि US के तरफ से क्या कुछ मौक़िफ़ रखा गया है। Consequences of Russia's actions will be dire across Ukraine, across Europe, and across the globe. In our past two meetings on Ukraine, I've mentioned nearly 3 million Ukrainians will need food, shelter, and life-saving assistance right now. The UN estimates the humanitarian toll will expand significantly should Russia further invade. It's with great concern and sadness that I brief the Council this evening on the unfolding dangerous situation in and around Ukraine. In his statement today, the Secretary General was clear. The Secretary General considers the decision of the Russian Federation to recognize the independence of certain areas of the Donetsk and Luhansk regions to be a violation of the territorial integrity and sovereignty of Ukraine and inconsistent with the principles of the Charter of the United Nations. We very much regret this decision, which risks having regional and global repercussions. प्रोफेसर मुहिबुल हक साहब हमारे साथ बने हुए हैं। प्रोफेसर, हिंदुस्तान ने अपना मौक़िफ़ रखा है और डायलॉग पर जोर दिया है कि बातचीत के जरिए, मुज़ाकरात के जरिए ही मामले का हल होना चाहिए। वहीं ये भी साफ कर दिया है कि प्रायोरिटी 20,000 हिंदुस्तानी जो यूक्रेन में मौजूद है, बॉर्डर रीजन्स में भी मौजूद है, तालीम हासिल कर रहे हैं, जाहिर सी बात है उनकी सेफ्टी ज़्यादा अहम, ज़्यादा मायने प्रायोरिटी रखती है।
देखिए, हिंदुस्तान के जो यूक्रेन से ताल्लुकात हैं, खास करके जो अगर मेडिकल एजुकेशन के लिए हमारे यहाँ से बहुत बड़ी तादाद में तलबा वहाँ जाते हैं, तलबा व तालबात, तो जाहिर सी बात है हिंदुस्तान का इसमें पार्टी नहीं बन सकता इस कॉन्फ्लिक्ट में। यानी रशियन फेडरेशन को भी हम नाराज नहीं कर सकते और नाटो से भी हम नाराजगी नहीं बोल सकते। हिंदुस्तान का बहुत ही मेच्योर्ड और वही रिएक्शन है जो एक न्यूट्रल कंट्री का इस बतौर खास इस पूरी क्राइसिस में होना चाहिए। और जाहिर सी बात है हमारी प्रायोरिटी, हमारे मुल्क की प्रायोरिटी होगी कि जो हमारे नेशनल्स यूक्रेन में है उनकी और सलामती और उनकी सिक्योरिटी की जो कंसर्न है उस पर हिंदुस्तान ने अपनी जो बात कही वो बहुत ही मेच्योर्ड स्टैंड है। हमें ये देखना चाहिए कि ये जो दो रिपब्लिक हैं डोनेट्स और लुहांस्क, ये अभी जो डिफैक्टो कंट्रोल है जिस इलाके में, सिर्फ उस पर वो कायम नहीं रहना चाहते बल्कि उससे आगे की टेरिटरी भी क्लेम करते हैं। अब जब उससे आगे की टेरिटरी क्लेम करते हैं, यानी यूक्रेन के कंट्रोल वाला जो इलाका है, अगर उससे आगे की टेरिटरी वो क्लेम करते हैं और कोई अगर फौजी कार्रवाई उनकी जानिब से होती है, जो सेपरेटिस्ट जिसे यूक्रेन कहता है, तो ऐसी हालत में रशिया अगर उनकी मदद के लिए आता है तो क्या नाटो फोर्सेस यूक्रेन की मदद के लिए मिलिटरली तैयार हैं, ये नजर नहीं आता। वो ह्यूमैनिटेरियन हेल्प देने की बात कर रहे हैं यूक्रेन को, वो बात कर रहे हैं सैंक्शन की रशिया के खिलाफ। जी। तो रशिया एक इम्बोल्डेंड कंट्री के हैसियत से बहुत ही डिसाइसिव एक्शन रशिया 2008 से लेकर के 2022 तक आप देखें और कहीं भी अमेरिका रशिया को कंटेन नहीं कर पाया जहां पे रशिया ने इंटरवीन किया है। तो ये एक बड़ा इशू है जिसपे नाटो भी सोच रहा होगा और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को भी सोचना होगा इस पूरे इशू पे। बिल्कुल। और मुहिबुल हक साहब, वहीं यूनाइटेड स्टेट्स में जिस तरह से मौक़िफ़ रखा है यूएस ने, उनका कहना है कि जो ये मॉस्को की कार्रवाई है ये यूएन के हर मेंबर के खिलाफ हमला है और किसी को भी इस मामले को लेकर के खामोश तमाशाई नहीं होना चाहिए। देखिए, वो कहते हैं ना, सिनर्स आर ट्राइंग टू टीच द वर्च्यूज ऑफ चैस्टिटी। यानी अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का अपना रिकॉर्ड भी हमें देखना होगा कि 2003 में इराक में तो WMD तलाश करने गए थे और इराक की पूरी तबाही और बर्बादी, या बल्कि उसमें पूरे खित्ते में अगर देखें मिडिल ईस्ट में, या जो पैलेस्टीनियंस के राइट का पूरा वायलेशन है उसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो पूरा इन्वॉल्वमेंट है, तो कोई बहुत ही हाई मॉरल ग्राउंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नहीं ले सकता रशिया के खिलाफ। इसलिए कि अमेरिका की अपनी इंटरवेंशन की, टॉपलिंग ऑफ गवर्नमेंट की पूरी तारीख मौजूद है। तो ये दोनों मेजर पावर्स, तो ये जो छोटी कंट्रीज को या कमजोर कंट्रीज को ये लोग थिएटर ऑफ वॉर जो बनाते हैं मेजर पावर्स, और उनकी अपनी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सॉवरेंटी मेजर पावर्स के जो कॉन्फ्लिक्ट की वजह से खतरे में पड़ती है, वो एक बड़ा इशू है पूरी दुनिया के लिए। ये इशू अमेरिकन हेजीमनी डोमिनेशन का नहीं है, ये इशू रशियन एक्सपेंशन से ज्यादा बढ़ करके टेरिटोरियल इंटेग्रिटी ऑफ स्मॉलर नेशंस, वीकर नेशंस का है। तो ऐसी हालत में अमेरिका को कोई बहुत ही हाई मोरल ग्राउंड इस इशू पे नहीं बन पाता है। बिल्कुल। कंसिडरिंग कि किस तरह का हिस्टोरिकल रिकॉर्ड रहा है यूएस का, तो जाहिर सी बात है वो ज़्यादा कुछ जो है इस पर दबाव भी नहीं बनाया जा सकता है, मॉरली वो ग्राउंड है नहीं यूएस के पास। लेकिन मुहिबुल हक साहब, वहीं यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने कहा है कि वो तैयार है जंग के हवाले से। अब जाहिर सी बात है कि एक प्रेसिडेंट जो है वो ये नहीं दिखा सकते कि डर है या फिर तैयारी नहीं है, लेकिन उनका ये कहना है, उन्होंने बयान दिया है कि हम तैयार है। पर क्या वाकई यूक्रेन अगर वैसा माहौल बनता है उस चीज़ के लिए तैयार होगा? देखिए, यूक्रेन जो अमेरिका की स्ट्रेटेजी है, नेटो की स्ट्रेटेजी ये होगी कि वो बैक करेंगे यूक्रेन को फाइट के लिए, जाहिर सी बात है, लेकिन वो रशिया से बहुत ज्यादा लंबी मुद्दत तक फाइट नहीं कर पाएगा। अब नेटो के लिए देखिए एक बड़ी अहम बात यह है कि उस पूरे खित्ते में टर्की की अहमियत फिर से नेटो के लिए बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हमने देखा कि अमेरिका की जो डिजास्टरस फॉरेन पॉलिसी थी ट्रंप के जमाने में, उसकी वजह से टर्की जिस तरह से यूरोप से और नाटो से बहुत यानी आइसोलेट होता हुआ नजर आ रहा था और रशिया के करीब जाता हुआ नजर आ रहा है, ऐसी हालत में अब नाटो के लिए टर्की की अहमियत उस पूरे खित्ते में सबसे ज्यादा बढ़ जाती है। और मैं समझता हूं कि नाटो कंट्रीज को, यूरोपियन यूनियन को और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को टर्की के तय जो उनका अपना रवैया रहा है उसको रीलुक करना होगा अगर रशिया के जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है। देखिए, रशिया ने एक और बात कही है पुतिन ने, उन्होंने कहा कि ये जो सोवियत यूनियन का डिसोल्यूशन था वो इलीगल था। यानी इसका मतलब कि सोवियत एरा की जितनी कंट्रीज हैं, यानी वो तमाम रिपब्लिक जो उस जमाने में सोवियत यूनियन का हिस्सा थी, उस पर रशिया कहीं ना कहीं से अपना क्लेम रखता है और इसीलिए कह रहा है कि वो इलीगल था। और एक बार जो सोवियत यूनियन का हिस्सा रह चुका है, जाहिर सी बात है कि रशियन सबकॉन्शियस में या उनके लाशऊर में ये बसा हुआ है कि वो रशिया का हिस्सा है। तो ऐसी हालत में ये प्रॉब्लम यहाँ पे खत्म नहीं हो रही, यूक्रेन तक खत्म नहीं होगी, बल्कि आगे जो डिफरेंट रिपब्लिक्स हैं
उनको भी अपनी सॉवरेंटी और टेरिtoriयल इंटेग्रिटी के बारे में या अपनी एक्सटर्नल पॉलिसी पे जो रशिया का कंट्रोल होगा उसके बारे में रीथिंक करना होगा। बिल्कुल। और देखा जाए तो ये मामला जो है इसको नाटो भी अब किस तरह से लेगा, क्योंकि साफ इशारा दिया गया है सोवियत यूनियन के हवाले से कि किस तरह से ब्रेक हुआ था। वहीं साथ साथ टर्की की जो इक्वेशन रही है मुहिबुल हक साहब यूएस के साथ, यूएन के साथ, ऐसे में क्या रशिया की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड होता हुआ टर्की को आने वाले दिनों में देखा जा सकता है? देखिए, जो इंटरनेशनल डायनेमिक्स है वो काफी चेंज होती हुई नजर आ रही है और उसमें एक बहुत बड़ी वजह जो फॉरेन पॉलिसी रही है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, खास करके ट्रम्प एरा में, वो एक बहुत बड़ी वजह रही है। तो एक तो बात ये देखनी होगी कि पूरा अगर आप देखें तो जो अमेरिका की जो मोरल रेस्पेक्ट थी इंटरनेशनल कम्युनिटी में वो बहुत कम हुई है उसकी इंटरवेंशन इस पॉलिसी की वजह से। और अमेरिका की जो खास करके अगर आप देखें तो सैंक्शन की पॉलिसी रही, जैसे ईरान के खिलाफ, अगर आप देखें नॉर्थ कोरिया के खिलाफ, अगर आप देखें इराक के खिलाफ, सीरिया के खिलाफ, तो ये जो इस तरह की इनकी पॉलिसी रही है इसे बहुत सारी कंट्रीज इकोनॉमिक टेररिज्म के कॉन्टेक्स्ट में देखती हैं, यानी ये जो पॉलिटिक्स ऑफ सैंक्शन है इसे जी। तो जाहिर सी बात है कि जब कंट्रीज इस तरह से आइसोलेट होने लगती हैं जो एलाई रही हैं कोल्ड वार के टाइम में, तो वो दूसरे पावर ब्लॉक को तलाश करेंगी। और ये जो इंटरनेशनल सिनेरियो बहुत तेजी से चेंज हो रहा है और रशिया और चाइना का एक साथ आकर के असर्ट करना और एक एक्सिस बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप देखें बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव भी देख लें अगर चाइना का, तो उसमें 140 कंट्रीज के करीब उसमें शामिल हो चुकी हैं। तो जो अमेरिकन एम्पायर जिसे कहा जाता था, यानी पैक्स अमेरिकाना जो कहलाता था, वो एक खतरे में नजर आ रहा है और यूरोपियन डोमिनेशन जो पूरा इंटरनेशनल एरिना में नजर आता था उसको एक बहुत ही सिग्निफिकेंट चैलेंज इमर्जिंग पावर ब्लॉक से नजर आ रहा है। बिल्कुल। तो एक पावर डायनामिक्स ग्लोबली जो अब चेंज होता हुआ नजर आ रहा है, हो सकता है इस वजह से भी यूएस को थ्रेटन फील हो रहा हो, क्योंकि रशिया और चाइना एक मजबूती की तरह से ग्लोबली खुद को एक सुपर पावर की तरह प्रेजेंट कर रहे हैं। आने वाले दिनों में इससे पूरे डायनामिक्स जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर चेंज हो सकते हैं। मुहिबुल हक साहब, बेहद शुक्रिया आपका हमारे साथ बात करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द होंगे हाजिर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पुतिन के फैसले पर डोनेस्क और लुहांस्क में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। शहरियों ने सड़कों पर जश्न मनाया, दोनों इलाकों में आतिशबाजी की गई। पुतिन ने दोनों इलाकों को आजाद ममलिकत तस्लीम करने का ऐलान किया है। तो बड़ी खबर आपको रशिया और यूक्रेन मामले से जोड़ा हुआ आपको बता रहे हैं। पुतिन के फैसले पर डोनेस्क लुहांस्क में दो इलाके जिनको मिलाकर डोनबास भी कहा जाता है, इन इलाकों को पुतिन ने इंडिपेंडेंट तस्लीम कर लिया और उसके बाद शहरियों ने सड़कों पर आकर जश्न मनाया। आपको बता दें कि ये वो इलाके जहां पर प्रो रशियन सेंटिमेंट्स पाए जाते हैं, प्रो रशियन इमोशंस देखने को मिले हैं बहुत पहले से ही। जब से यूक्रेन को इंडिपेंडेंस मिला था तब से ही इस ईस्टर्न रीजन में प्रो रशियन सेंटिमेंट्स लोगों में पाए जाते हैं। ऐसे में जब रशियन प्रेसिडेंट ने डोनेस्क और लुहांस्क को इंडिपेंडेंट तस्लीम कर लिया, ऐलान कर लिया, तो तब से शहरियों में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। शहरियों ने सड़कों पर आकर जश्न मनाया, दोनों इलाकों में आतिशबाजी की गई। आगे बढ़ते हैं, मुंबई एनसीबी के साबिक जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की अर्जी पर आज मुंबई हाईकोर्ट में समाअत होगी। समीर वानखेड़े ने मुतालबा किया है कि थाने पुलिस की तरफ से मुबैना जाली बार लाइसेंसों के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर को मनसूख किया जाए। इसके साथ ही वानखेड़े ने मुंबई हाईकोर्ट में एक और अर्जी दायर की है जिसमें थाने कलेक्टर के जरिए मनसूख करदा 12 लाइसेंस को बहाल करने की मांग की गई है। इस दौरान थाने पुलिस ने वानखेड़े को भी तलब किया है। वानखेड़े को 23 फरवरी को मुतल्लिका दस्तावेजात के साथ अपना बयान रिकॉर्ड कराने के लिए थाने आना होगा। थाने के कुपारी पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर के मुताबिक वानखेड़े ने अपनी उम्र गलत बताकर बार का लाइसेंस हासिल किया था। हमारे नुमाइंदे प्रशांत पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत, आज जो है समाअत होनी है इस मामले को लेकर के।
बिल्कुल, देखिए आज 43 नंबर कोर्ट पे जो है 16 नंबर पर मामला रखा गया सुनवाई के लिए। तमाम चीज़ें हैं जिसमें समीर वानखेड़े ने अपने खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई है उसे खारिज करने की बात की और साथ ही साथ उनके होटल का जो लाइसेंस रद्द किया गया था उसे भी जो है फिर से जारी करने की बात भी कही है। मैं आपको बता दूं कि थाने के कोपरी पुलिस स्टेशन में ये मामला दर्ज किया गया था। 23 तारीख को पुलिस ने उन दस्तावेजों के साथ उन्हें तलब भी किया था ताकि वो अपनी बातें पुलिस के सामने रख सके। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि धोखाधड़ी से जो है अपनी उम्र कम होने के बावजूद भी उन्होंने धोखाधड़ी से पेपर बना करके जो है लाइसेंस लिए थे और उसी मामले को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है। बहरहाल 11 बजे जब अदालत बैठेगी तो देखना होगा कि सुनवाई में क्या कुछ पक्ष वानखेड़े की तरफ से रखा जाता है और वानखेड़े क्या कुछ बातें। शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। इस वक्त एक बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर से आपको ये बड़ी खबर बताएं, जम्मू कश्मीर में ताजा बर्फबारी हुई है। जिला बारामूला के बालाई इलाकों में बर्फबारी देखने को मिल रही है। रफियाबाद में भी ताजा बर्फबारी हुई है। तो जम्मू कश्मीर में ताजा बर्फबारी देखने को मिल रही है। जिला बारामूला के बालाई इलाकों में बर्फबारी हो रही है। रफियाबाद में भी ताजा बर्फबारी देखने को मिल रही है। तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जम्मू कश्मीर में ताजा बर्फबारी देखने को मिल रही है। जिला बारामूला के बालाई इलाकों में बर्फबारी हो रही है, वहीं रफियाबाद में भी ताजा बर्फबारी हो रही है।